बात करेंगे। आइए एक एक कर मेहमानों से परिचय भी आपका करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे पहले हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं, अशोक तिवारी जी समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ आज है, निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निरंजन पोद्दार जी से राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। निरंजन पोद्दार जी, आज जंतर मंतर पर जिस तरीके से प्रदर्शन होता है, युवा एकत्रित होते हैं, क्या ये आपको लगता है ये विरोध की लहर और आगे तक जाएगी या फिर आज के दिन में एक सोशल मीडिया हेडलाइन बनकर सिर्फ आज के दिन तक ही सिमट कर रह जाएगी कि ये सीजेपी बस कुछ दिनों की सोशल मीडिया की लहर है? देखिए मोनिका जी, मैं दो पहलुओं पे बात करूंगा। पहला पहलू जो अभी आपने एक ज्वलंत मुद्दा उठाया, जिस तरीके से शिक्षा मंत्रालय की जो नाकामियां हैं, शिक्षा मंत्रालय की जो अयोग्यता है, शिक्षा मंत्रालय की जो हठधर्मिता है, पहला विषय तो वो होगा। दूसरा विषय जो आपने अभी बोला कि जो कॉकरोच जनता पार्टी, तो मैं पहले शुरू करता हूं कॉकरोच जनता पार्टी से। देखिए ऐसा है मोनिका जी, अभी मैं समाजवादी पार्टी के विद्वान प्रवक्ताओं को भी सुन रहा था और भी मैं सभी के बयान देख रहा हूं, जितने भी राजनीतिक जो विपक्षी पार्टियां हैं, तो मुझे ये चीज दिखाई दे रही है कि अगर सरकार की कोई अकर्मण्यता है या सरकार की कोई समझ लीजिए धूर्तता है या सरकार की कोई नालायकी है, तो उसके बाद में इसके लिए इनको एक कॉकरोच जनता पार्टी की जरूरत पड़ गई। यानी कि आज की तारीख में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, फलाना ढिमकाना, जितनी भी मेन स्ट्रीम की पार्टियों से लेकर के जो भारत के अंदर लगभग 2700 राजनीतिक दल रजिस्टर्ड है, इसका मतलब वो सारे के सारे नाकारा हो गए कि मैं आज एक नए किसी राजनीतिक दल की आवश्यकता महसूस हो रही है जो सरकार की चूल्हे हिलाने की बात कर रहा है, पहली बात। और दूसरी बात देखिए ऐसा है कि जो अब मैं दूसरी बात कहता हूं कि जो कॉकरोच जनता पार्टी की बात आप कर रहे हैं, देखिए ऐसा है, ये एक फिनोमिना है जिसको आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि एक माहौल बनाया गया कि भाई इसके इतने 4 करोड़ फॉलोवर हैं, 3 करोड़ फॉलोवर हैं, इतने फॉलोवर हैं। अरे भाई, इंटरनेट के ऊपर तो फॉलोवर भारत से भी होते हैं, इंटरनेट के ऊपर फॉलोवर भारत से बाहर के भी होते हैं, इंटरनेट के ऊपर फॉलोवर जो हैं वो हमारे दुश्मन देशों से भी हो सकते हैं। तो उसको अगर कोई आदमी लोकप्रियता का पैमाना मानता है तो मेरे हिसाब से वो या तो अज्ञानी है या वो स्वयं से धोखा कर रहा है। पिछले हुए कई चुनावों के अंदर मैं आपको कई उदाहरण ऐसे देता हूं जिनके अंदर जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जिनके 4-4 लाख 5-5 लाख फॉलोअर हैं, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़े, विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का, और उनको वोट कितने मिले? 250, 300, 400। चलो एक उदाहरण और देता हूं। एक हमारे यहां किसान नेता है गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, जिन्होंने पंजाब और हरियाणा से लाकर के यहां पे 1.5 लाख किसानों को लेकर के दिल्ली घेर के बैठ गए, और लगभग 1.25 साल तक भारत के इतिहास में इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ किसानों का जितना बड़ा आंदोलन उस समय हुआ। यानी कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, जिसके आप ये समझ लीजिए किन पिन थे, वो गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी जाकर के पंजाब में चुनाव लड़ते हैं, सॉरी हरियाणा में चुनाव लड़ते हैं, और उनकी जमानत तक नहीं बचा पाते। यानी कि उन्हीं किसानों के बीच में ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि भाई ये जो आपको ये जो फिनोमिना है ये कहीं ना कहीं किसी चीज को बदलाव कर देगा। और एक चीज और मैं बता दूं, आंदोलनों की बात करके देखिए ऐसा है, इस देश ने जयप्रकाश नारायण आंदोलन भी देखा है, इस देश ने अन्ना हजारे आंदोलन भी देखा, और उन आंदोलनों के बाद में जो उन आंदोलनों से निकला हुआ जो एक रस है, या यूं कहें कि एक अमृत है या विष है, जो भी है, वो भी जनता इस चीज को देख रही है। उसको कोई, हर आदमी अपने अपने हिसाब से उसको कोई विष भी मान सकता है और कोई उसको अमृत भी मान सकता है कि भाई अन्ना आंदोलन से राजनीति को बदलने वाले जो लोग आए, जिन्होंने भारत की जनता को एक सपना दिखाया, उसके बाद में क्या रहा, उसकी परिणति क्या रही, आज जनता के मन में उनके प्रति कितना आदर और सम्मान है। इसी तरीके से जो आज की तारीख में जितने दूसरी पंक्ति के नेता, पहली पंक्ति के नेता, उनके अंदर अधिकतर आप देखेंगे जयप्रकाश नारायण के आंदोलन जो बड़ा आंदोलन था, जिसने देश के अंदर एक नई क्रांति की शुरुआत, जिसको हम भारत की दूसरी क्रांति कह सकते हैं, उस क्रांति से निकले हुए लोग, उनकी आज हम स्थिति देख रहे हैं
कि वो किस तरीके से अपने आप को समाजवादी कहते हैं, लेकिन आज वो पहले जिस तरीके से राज परिवार हुआ करते थे, आज वो राजनीतिक परिवार हो गए। उनके पास अकूत संपत्ति, अकूत व्यवस्थाएं, अकूत बाहुबल, अकूत सब कुछ हो गया। जनता इस चीज को नहीं देख रही। अब आते हैं बात हम उस विषय पे जो ज्वलंत मुद्दा आज की तारीख में, और मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आपने जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को और या नरेंद्र मोदी जी को, अगर ये आपका चैनल के माध्यम से कहीं बात जाती हो तो आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि किसी भी इमारत को गिरने के लिए नीचे से 4 ईंटें उसके अंदर दीमक लगी हुई या बेकार या यूं कहें गली सड़ी हुई ईंटें बहुत काफी है। और मेरे को यह चीज समझ में नहीं आया कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर धर्मेंद्र प्रधान जैसा, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं, वो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के पद पे अभी भी रुके हुए कैसे हैं? आप तो कह रहे हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है इस्तीफा दे देना चाहिए, विपक्ष कह रहा है इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं उनके ऊपर वाद दायर होना चाहिए, उनके ऊपर उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए कि कहीं इस मामले में उनका अंदर तक कोई संलिप्तता तो नहीं है। और आज देखिए ऐसा है मोनिका जी, और मैं एक बात कड़ी कहूंगा कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि नरेंद्र मोदी जी, बेशक उनके भाषण और उनके प्रवचन और उनके वचन कितने ही अच्छे हों, लेकिन उनकी किसी भी चीज को आप देखेंगे, उनके किसी भी मंत्रालय को देखेंगे, तो मैं कई बार कहता हूं कि आप जो आदमी बैलगाड़ी के अंदर एक्सपर्ट है उसको आप रेलगाड़ी का पोर्टफोलियो दे देते हैं, और जो रेलगाड़ी का जो एक्सपर्ट है उसको आप बैलगाड़ी का पोर्टफोलियो दे देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो बैलगाड़ी का जिसको पोर्टफोलियो दिया वो बैल को मार देगा पीट करके, वो कहेगा 100 की स्पीड में क्यों नहीं भग रहा है। क्या यही स्थिति धर्मेंद्र प्रधान के साथ हो रही है? निरंजन जी, जो एग्जाम्पल आप दे रहे हैं वही स्थिति क्या धर्मेंद्र प्रधान के साथ हो रही है? देखिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान की बात कहें या तमाम, मैं और यहां पे 10 नाम ले सकता हूं, उनको जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव जीत मशीन बनी हुई है, और उनको जिस तरीके से किसी प्रदेश के अंदर सरकार बनानी होती है तो वहां प्रभारी लगाते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी को उनको फिर संवैधानिक पद पे यानी किसी मंत्रालय में नहीं रखना चाहिए, उनको अपने पार्टी के संगठन में रखें। और आज अगर धर्मेंद्र प्रधान की बात करें तो मेरे को तो एक आश्चर्य और होता है कि देखिए, नरेंद्र मोदी जी की 3 सबसे बड़ी ताकतें थी उनके। अगर राजनीतिक जीवन की बात करूं तो नरेंद्र मोदी जी का 3 बड़ा वर्ग था। एक जो अपर कास्ट जिसको हम बोलते हैं, जो जनरल कास्ट जिसको हम बोलते हैं, एक वो बड़ा वर्ग। दूसरा बड़ा वर्ग जो नरेंद्र मोदी जी के सपोर्ट में हुआ करता था वो हुआ करता था युवा, और तीसरा हुआ करता था महिलाएं। अब आप देखिए धर्मेंद्र प्रधान जी ने किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की सरकार की चूल्हे हिला दी, गोभी खोद दी, देसी भाषा में कहूं तो गोभी खोद दी। पूछिए कैसे? पहले यूजीसी ला करके, जो इनका सबसे बड़ा कट्टर समर्थक वर्ग था, उसके अंदर इन्होंने नाराजगी और अशांति फैला दी। कहीं ना कहीं समाज के अंदर एक वैमनस्य और सरकार के अंदर समाज के अंदर एक जहर घोलने का सा प्रयास किया। यानी कि 1990 का जो मंडल आयोग का जो एक मामला था, उसी तरीके का एक दोबारा से सामाजिक विद्वेष और सामाजिक संघर्ष की कहीं ना कहीं इसके अंदर बू आ रही थी कि वो करने का एक तरह का षड्यंत्र माना जा सकता है। और उसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा समर्थक वर्ग कौन था? वो था युवा, वो था जो अभी 18 साल का नया वोटर हुआ है। हाँ। लेकिन जिस तरीके से लगा, चाहे आप सीबीएसई की बात करें, चाहे नीट की बात करें, चाहे जेट की बात करें, चाहे जिस तरीके से आज शिक्षा मंत्रालय के अंदर जो जिसको कहते हैं ना अंधेर नगरी चौपट राजा हो रखा, और उत्तरोत्तर आप ये देखिए उत्तरोत्तर जो चीजें हो रही हैं उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी की हठधर्मिता और उसके साथ धर्मेंद्र प्रधान की जो हठधर्मिता है, ये मुझे अभी तक गले नहीं उतर रही कि उनको इतना राजनीतिक नुकसान करने के बाद में भी, इतना भूचाल लाने के बाद में भी उनको कैसे टिकाए हुए। ऐसी क्या उनको मूंछों की लड़ाई है, उनकी कोई व्यवस्था है
उनके पास, उनके धर्मेंद्र तो प्रधान जी के निरंजन पास जी, उनके क्या लिए आप कोई मानते हैं ऐसा कि वाकई में धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जांच बिठानी चाहिए? जिस तरीके से आपने अपना पूरा वक्तव्य दिया, तो आप मानते हैं कि ये जरूरी है कि धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ या तो जांच बिठाई जाए या फिर वो इस्तीफा दे, उनको वहां से पद मुक्त किया जाए, जिस तरीके से बैक टू बैक मामले सामने आए हैं? क्योंकि एक तरफ से नीट जो हमेशा से कंट्रोवर्शियल रहा है, उसकी एक और कंट्रोवर्सी सामने आती है, पेपर लीक होता है, तो दूसरी तरफ सीबीएसई, जिसमें आप ये देखें कि किस तरीके से एक सिस्टम को लागू किया जाता है, ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम को, और शायद उसे पहले से चेक नहीं किया जाता है, और जिसका नतीजा सारे बच्चे, कितने बच्चे ऐसे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़, मार्किंग सही नहीं मिलती है, वो भी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। देखिए, कंट्रोवर्सी की अगर हम बात करेंगे तो आप एक बात बताइए, अभी सरकार का पिछले दिनों क्या बयान आया कि अब हम नीट की, अब हम जब भी कोई परीक्षा करवाएंगे तो हम एयरफोर्स की मदद लेंगे, यानी कि अब शिक्षा मंत्रालय का काम रक्षा मंत्रालय करेगा। आप इस चीज को समझ के चलिए कि ये क्या सरकार चल रही है, मेरे को तो ये चीज समझ में नहीं आई। और अगर हम कहेंगे तो कहेंगे आप देशद्रोही हो, आप कोई देश के अंदर एजेंडा चला रहे हो। भाई, जिस सरकार के अंदर विदेश मंत्रालय का काम वाणिज्य मंत्रालय करने लग जाए, जिस काम के अंदर आप ये समझ लीजिए रेल मंत्रालय का काम भेल मंत्रालय, आपकी इसी बात को मैं, एक सेकंड पहले निरंजन जी का कुछ सवाल है। जी निरंजन जी, वो हाँ, देखिए मोनिका जी, मैं तो एक बात और कहता हूँ, हाँ। कोई भी बड़ा पद, कोई भी संवैधानिक पद आदमी केवल दो ही वजह से रखता है, एक या तो मान सम्मान की वजह से और या फिर मलाई चाटने की वजह से। आज धर्मेंद्र प्रधान अगर इस पद के ऊपर बैठे हुए हैं तो मान सम्मान तो उनका जीरो है, चाहे छात्रों में, चाहे छात्रों के अभिभावकों में, चाहे मेरे जैसे भारतीय जनता पार्टी के आलोचकों में, समर्थकों में, किसी को में भी मान के चलिए, आज धर्मेंद्र प्रधान का जो मान सम्मान है वो जीरो है एज ए शिक्षा मंत्री। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो अपनी सीट पे चिपके बैठे हैं तो सीधी सी बात है, फिर माल मसाले का मामला है। और नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये उसके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह है। केवल मैं इतना ही कहना चाह रहा था। पहले निरंजन पोद्दार जी के पास जाते हुए वो कुछ कहना भी चाहते हैं। निरंजन पोद्दार जी, क्या इसको ही एकमात्र रास्ता माना जाए कि अब जांच बिठाई जाएगी और जांच के बाद ही असल जो तस्वीर है वो सामने आएगी, सब दूध का दूध पानी का पानी होगा? क्या इस जांच पर भरोसा किया जा सकेगा? क्या मजाक वाली बात है मोनिका जी? आप मुझे एक बात बताइए, जिस जांच की बात सरकार कर रही है, जिस जांच की बात आलोक जी कर रहे हैं, कौन जांच कर रहा है? किससे जांच करवाएंगे? अरे आप उन्हीं लोगों से जांच करवाएंगे जिन्होंने ये ब्लंडर फैलाया है। वही अधिकारी है ना, वही सरकार है ना, वही मंत्रालय है ना, वही धर्मेंद्र प्रधान जी है ना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि दूध की रखवाली बिल्ली को बिठा दीजिए, तो आप सहसा ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जांच की रिपोर्ट क्या आएगी जी। ये किसी से छुपी हुई है। जब आप दूध की रखवाली बिल्ली को बिठा देंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि दूध कितना सुरक्षित रहेगा, पहली बात। दूसरी बात देखिए मोनिका जी, मुझे बड़ी विडंबना होती है कि जो नरेंद्र मोदी जी परीक्षा से पहले छात्रों का तनाव कम करने के लिए छात्रों से 1-to-1 करते थे, छात्रों से चर्चा करते थे, आज कहां चला गया वो उनका जो उनकी जो संवेदनशीलता है? मैं तो कह रहा हूं आज भी वो छात्रों से इंटरेक्ट करें, छात्रों से 1-to-1 करें और छात्रों को कहें कि आप तनाव मत लीजिए, आप पढ़ाई कीजिए, पेपर लीक हो जाएगा, हम जांच बिठा देंगे। बोले ना एक बार इस बात को कि पेपर लीक की हमारी कोई जवाबदारी नहीं है, हमारा शिक्षा मंत्री बहुत काबिल है और जब हो जाएगा तो शिक्षा मंत्री हमारी जांच बिठा देगा उसका। आप मजाक चला रखा है क्या? निरंजन जी, मुझे याद है अमेंडमेंट बिल गिरा था। निरंजन जी, नहीं, आप ही की बात में कह रही हूँ, उसको जरूर अपनी बात में लीजिएगा। मैं जो बात कहना चाह रही हूँ उसको अपनी बात में लीजिएगा, क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं इसी से मुझे याद आया कि मुझे याद है अमेंडमेंट बिल गिरा था जब महिलाओं को लेकर, तो प्रधानमंत्री टेलीविजन पर आए थे और उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही थी। अब जब पेपर लीक हुआ तो अब तो कोई भी ऐसी बात निकलकर सामने नहीं आई बच्चों के लिए। मैं वही तो बोल रहा हूं ना, इससे आपकी संवेदनशीलता का भी अंदाजा लग रहा है और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 11-12 वर्षों के अंदर अपने लिए मान सम्मान और अपने लिए एक आवरण तैयार किया था, कहीं ना कहीं ये धर्मेंद्र प्रधान जैसी जो ब्लेडें हैं वो उस गुब्बारे के अंदर कहीं ना कहीं ब्लेड मारने का काम कर रही है, उसके अंदर छेद करने का काम कर रही है। लेकिन ये समझ से परे है कि नरेंद्र मोदी जी
जो आप ये मान के चलिए कि 1 मिनट से पहले किसी को उठा करके और कोने में डाल देने वाले व्यक्ति आज धर्मेंद्र प्रधान के लिए इतना सुरक्षा कवच लगाए क्यों बैठे हैं, उनको इतना शील्ड क्यों कर रहे हैं, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और एक हास्यास्पद बात और बताऊं आपको मोनिका जी, मैं उस भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात कर रहा हूं, उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में बात कर रहा हूं जिसकी किसी प्रदेश के अंदर बहुमत आने के बाद में 15-15, 20-20 दिन तक मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये बात कहीं से लीक नहीं होती। वो भारतीय जनता पार्टी पेपर लीक नहीं बचा सकती। तो इसका मतलब आप ये ऐसा ही समझ रहे होंगे ना कि अपने मतलब की जो चीज है उसके अंदर तो इनके पास सारे उपाय हैं, कोई रक्षा मंत्रालय की जरूरत नहीं है, कोई वायुसेना की जरूरत नहीं है, उसके अंदर तो ये सारी की सारी चीजें गोपनीय रख सकते हैं। लेकिन जब छात्रों की बात आए, जब इस देश के भविष्य की बात आए, जब इस देश के भविष्य के निर्माण की बात आए, तो उस समय ये बगले झांकना लग जाए। मोनिका जी कि आप इसको छोटी बात मानते हैं? इस देश का जो एक छात्र तैयार करने में उस देश का भविष्य तैयार होता है। इस देश के अंदर अगर आज मान लीजिए जो पीढ़ी आज आप ये मान के चलिए 10th करके निकल रही है या जो 12th करके निकल रही है या जो पीढ़ी आज नीट का परीक्षा दे रही है या जो आज जेई के परीक्षा दे रही है, वो पीढ़ी कल जाकर के इस देश का निर्माण करेगी, वो पीढ़ी कल इस देश का स्वास्थ्य देखेगी, वो पीढ़ी कल इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर देखेगी, वो पीढ़ी इस देश को आगे किस मोड़ पे ले जाए। यानी कि हम हमारे आने वाली 20 साल के भविष्य की चीज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और सरकार ने इसको इतना सामान्य सी चीज मान ली और कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है सरकार। मेरा तो यह मानना है कि जिस तरीके से आप बात करते हैं संवेदनशीलता की, तो देखिए आपको मैं एक ही चीज बात बताता हूं। आप तो राम राज्य की भी बात करते हैं। तुलसीदास जी के रामचरितमानस में एक चौपाई है, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। अगर ऐसे कुकृत्य अगर निरंतर चलते चले जाएंगे तो वो ऐसा नृप, ऐसा राजा नरक का भागीदार कहलाया जाता है। मेरा तो केवल इतना सही निवेदन है। बिल्कुल। और सिर्फ सीबीएसई और नीट तक ही प्रदर्शन सीमित, या फिर आपको लगता है कि अभी ये प्रदर्शन और बढ़ेगा? अफसर, रोजगार, अफसरों की कमी, रोजगार, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों को भी अपने साथ लेगा और युवा अपने हर मुद्दे को इस मंच के माध्यम से, या फिर ये कहिए कि इस बैनर के तले अपने तमाम मुद्दों को आगे आकर रखेगा? भी कहा था, मेरा इस मामले में विचार थोड़ा सा अलग है और मैं ये कहता हूं कि अगर जो आपने प्रश्न किया इसका मेरा जवाब ये है कि भैंस पूंछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबर ही करेगी। और ये जिस तरीके से अभी बातचीत चल रही थी, देखिए आपको एक चीज और बताऊं, इसके अंदर मेरे को यही जाकर के विडंबना होती है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत जो है वो भारत की विपक्षी पार्टियां हैं। इसके अंदर मैं तमाम विपक्षी पार्टियों को शामिल कर रहा हूं। क्योंकि मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई कि इनके जो वार रूम है वो क्या चीजें सोचता है, कहां से दिमाग लेके आता है, कहां से विचार करता है, इनकी नीतियां कहां से बनती हैं, कौन बनती हैं। आपको एक स्पष्ट बात बताऊं, ये जो सीजेपी या ये जो धरना प्रदर्शन है ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल फेवर में गया है, ये मैं आपको बता रहा हूं। और वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो लोगों के अंदर एक गुस्सा था, लोगों के अंदर एक नाराजगी थी, वो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए, आपने प्रेशर कुकर तो कभी काम में लिया होगा ना मोनिका जी? जी। तो प्रेशर कुकर के अंदर एक छोटा सा वाल्व होता है, अगर वो वाल्व लीक हो जाए तो प्रेशर कुकर फटता नहीं है। और ये कहीं ना कहीं ये जो सीजेपी है ना, ये वो वाल ही है ये। और आप ये मान के चलिए इस वाल के द्वारा जो अंदर से जो प्रेशर बन रहा है, जो लोगों के मन में गुस्सा है, वो गुस्सा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से, सीजेपी के माध्यम से वो गुस्सा निकल जाएगा। और जब वो गुस्सा निकल जाएगा तो वो वोट तक नहीं पहुंचेगा, और वोट तक नहीं पहुंचेगा तो उसका लाभ जो विपक्ष को होना चाहिए था, उसका जो दंड भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं दंड मिलने से बच जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, देखिए मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई कि आज जो भी राजनीतिक दल अगर सीजेपी का समर्थन करता है तो वो सबसे पहले अपनी अयोग्यता का परिचय देता है। वो ये कहता है कि हम सरकार की पगथलियां गर्म करने में नाकाम हैं, हम वो धरने, वो प्रदर्शन, हम वो जन आंदोलन, हम जनता के बीच में उस जो जनता की जो नाराजगी है, उस नाराजगी को हम चैनलाइज नहीं कर पा रहे, हम मोबिलाइज नहीं कर पा रहे, इसलिए हम किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार या ऐसे प्रतीक्षा। बहरहाल अब आगे देखना होगा।